हम आसाम बोर्ड का 12th क्लास का एग्ज़ाम पेपर जो बिज़नेस स्टडी है 2020 का, इसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। और इसका क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं, और उसमें आप अगर केवल क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमने लिंक प्रोवाइड कर दी आपके आसाम बोर्ड 12th क्लास पेपर्स के नाम से, उसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती, कोई वीडियो नहीं मिलता, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट का ए पार्ट पूछा गया था, राइट वन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, 1 नंबर का था। तो आंसर है ऑब्टेनिंग मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट। ए सक्सेसफुल मैनेजमेंट मस्ट अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस एफिशिएंटली। ठीक है, या इफेक्टिवली, सॉरी। तो हम इसको हिंदी में अगर समझना चाहें तो सीधी सी बात है कि कम लागत में ज़्यादा उत्पादन जो है, यही करना जो मैनेजमेंट का जो है वो मेन फंक्शन है, इम्पोर्टेंट रोल है उसका, ऑब्जेक्टिव है उसकी, जो है भूमिका है वो यही है। और कम से कम मतलब मिनिमम यूटिलाइज करके और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हासिल करें। बी है, व्हाट इज़ ए ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क इज सिंपली मीन्स मार्क ऑफ ए ट्रेड कैरीज ऑन बाई एन आइडेंटिफाइड आइडेंटिटी। इट इज़ यूजुअली ए साइन, मार्क और ए सिंबल, वर्ड और वर्ड। ठीक है, ये आपको मतलब ट्रेडमार्क, जैसे कि हमने देखा है कि पेप्सी का एक स्लोगन होता है, वो भी हो सकता है ट्रेडमार्क, या एक स्पेशल नाम जो पेप्सी है वो उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो इस तरह का एक ट्रेडमार्क होता है। सी है, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो उन्होंने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 1991 में लागू किया था। इसी का डी पोर्शन जो है, राइट ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला है, ट्रेनिंग इज़ ए सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस, 1 नंबर का था। तो आंसर है बिल्कुल ट्रू। ये जो है सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस जो है होता है ट्रेनिंग, है ना। सेकंड है, सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोल प्रोसेस। तो ये भी आपका ट्रू है, 1 नंबर का मार्क्स का है ये। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें ट्रू एंड फॉल्स में, तो सर्विस कैन बी स्टोर्ड। तो ये फॉल्स है, सर्विस स्टोर नहीं हो सकता, नौकरी स्टोर नहीं की जा सकती। और सेवाएं को मतलब सर्विसेज मतलब सेवाओं को स्टोर नहीं किया जा सकता। चौथा है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हैव ए रेगुलर एंड कंटिन्यूस डिमांड। तो आंसर बिल्कुल सही है, जो आरामदायक प्रोडक्ट होते हैं उनकी रेगुलर और हमेशा डिमांड रहती है। उसके बाद में ISI मार्क सिग्निफाइज क्वालिटी एश्योरेंस ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो आंसर क्या है, ट्रू। बिल्कुल ISI मार्क का ही सब लोग जो है इलेक्ट्रिकल गुड्स जो है खरीदते हैं। सेकंड है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, जैसे कि हम नौकरी पे जो भर्ती के लिए करते हैं ना, वो वाला। तो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग और attracting the people to apply for the vacant jobs in the organization. Simply it is means to search candidate who can perform the vacant roles and induce them to apply। ये होता है रिक्रूटमेंट। इसके बाद में आ जाइए, थर्ड जो क्वेश्चन है ये है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस, इट इज़ रेफर टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय कैलकुलेटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रेशियो। सम ऑफ द इम्पोर्टेंस रेशियो आर करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये सब नाम है उनके। फोर्थ क्वेश्चन जो है, राइट 2 फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो इसके 2 फीचर्स आपको लिखने थे। तो यहाँ पर ए है आपका डीलिंग इन सिक्योरिटीज़, और दूसरा है इसका सेगमेंट। इन दोनों को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एज इट इज़, जैसे हमने किया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को आराम से पढ़ लें, आंसर्स आपके सामने हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसमें है आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको जो है डिफरेंसेस बताने थे। केवल 2 पूछे गए थे, लेकिन हमने बहुत सारे यहाँ पे आपको मीनिंग के जो फॉर्म में मीनिंग क्या होती है, मीनिंग ओरिजिन के फॉर्म में, फ्लो के फॉर्म में, डेलीगेशन के फॉर्म में, पीरियड के फॉर्म में, नेचर के फॉर्म में और टर्मिनेशन के फॉर्म में जो है इसके डिफरेंसेस यहाँ पे शो किए हुए हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपको हमेशा जब डिफरेंसेस लिखने हैं तो टेबल बना के ही लिखना चाहिए, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद में स्टेट 2 इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविज़न। 2 मतलब इम्पोर्टेंस जो है सुपरविज़न के लिखने हैं, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर एक है प्लानिंग द वर्क और दूसरा है इशूइंग ऑर्डर्स। ये दोनों ही जो है सुपरविज़न के इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना था। इसके बाद में सेवन्थ जो क्वेश्चन आया था, आराम से आप जो जो क्वेश्चन से इनको पढ़ लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ। और सातवां क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई मैनेजमेंट बाई एक्सेप्टेशन, तो एक्सेप्शन। तो ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का क्या मीनिंग है? तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल based on the belief that an attempt to control anything results in controlling nothing. Thus, only significant deviations which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of the management. तो ये क्या होता है, जो हमें क्या है कि ओनली जो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका कोई ऐसा है जो प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको मैनेजमेंट के नोटिस में उसको ला देना। आठवां है आउटलाइन 3 लीडिंग फीचर्स ऑफ ए गुड कंट्रोल सिस्टम। तो कोई भी 3 लिखने थे तो आपकी मर्ज़ी से आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें सूटेबल हो गया आपका, तो द कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी सूटेबल फॉर द काइंड ऑफ एक्टिविटी इंटेंडेड टू सर्व। और सेकंड है अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, सूटेबल मतलब सुविधाजनक होना चाहिए, अंडरस्टेबल होना चाहिए और इकोनॉमिकल यानी सस्ता भी होना चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू भी उसकी सही होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपको इनको लिख देना था। यहाँ पे सारा का सारा हमने डिस्क्राइब कर रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 3 पूछे गए थे, फ्लेक्सिबल भी आप लिख सकते हैं। वो फ्लेक्सिबल मतलब किसी भी जो है सिचुएशन में ढल जाए, वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके पास। फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि आगे की तरफ अग्रसित होना चाहिए, ये नहीं कि वो केवल वहीं पर रुक जाए, अगर उसको ज़रूरत पड़े तो आगे भी जा सके। और सजेस्टिव ऑफ करेक्टिव एक्शन, सजेस्टिव भी हो ताकि कोई एक्शन गलत हो तो उसको हम सही भी कर सकें, ठीक है। इसके बाद में डिस्कस 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है, उसके 3 को आपको डिस्कस करना है। 3 आप चाहें तो यहाँ पर जो है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है ये मेन है इसका ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है आपका, वेल्थ भी ग्रोथ होना चाहिए, प्रॉफिट भी ग्रोथ होना चाहिए, वेल्थ भी ग्रोथ होना चाहिए। और इसके अलावा आप इसके और भी जो है आप बता सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे पार्ट है, ABCD, इनको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में और ऑप्शन पूछा गया था, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं इसमें A to Z। और ऑप्शन में पूछा गया था आपसे स्टेट द 3 डिसीजंस इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो डिसीजन इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन कौन से 3 डिसीजन बताने थे। तो पहला आप लिख सकते थे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा आप लिख सकते हैं फाइनेंस डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन, तीसरा लिख सकते हैं आप डिविडेंड डिसीजन। इनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में जो पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना था इसको, ये रहा आपके सामने। इसके बाद में 10th जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द लीगल प्रोटेक्शन ऑफर टू कंज्यूमर्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से इसमें पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं उसके जो जो लीगल प्रोटेक्शंस हैं वो कौन कौन से दिए गए थे, तो आपको इनके बारे में लिखना था। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद में और ऑप्शन जो है नेक्स्ट इसका और पार्ट आया था, हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर, मेंशन द फंक्शंस ऑफ ए एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है और उसके फंक्शंस जो है मेंशन करने थे। ये आपके 2020 के महाराष्ट्र बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में आ चुका है। इसके अलावा आपके छत्तीसगढ़ के जो मॉडल पेपर है उसमें इम्पोर्टेंट बताया गया 2021 एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद आ जाइए एक्सप्लेन एनी 3 राइट्स एंश्योर टू कस्टमर्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये जो आपका हु इज़ एंटरप्रेन्योर मेंशन द फंक्शन ऑफ ए एंटरप्रेन्योर, तो ये जो क्वेश्चन है ये रह गया बाय मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बाद में भी सॉल्व कर देंगे। और एक्सप्लेन एनी 3 राइट्स एंश्योर्ड टू कस्टमर्स इन इंडिया। तो राइट्स ऑफ कस्टमर जो है वो क्या है यहाँ पे लिख दिया है, जिसके अंडर में कौन से सेक्शन आते हैं और वो कैसे कैसे आपको जो है लिखना है यहाँ पे बता दिया गया है। और ऑप्शन में जो है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको हमने सॉल्व नहीं किया है। 12वां जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर दिया है। डिस्कस 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है डेवलप्ड बाय
हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, कोई भी 5 प्रिंसिपल। तो उसमें उनका पहला प्रिंसिपल जो आ जाता है डिवीज़न ऑफ वर्क, दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा जो है उनके अकॉर्डिंग जो है डिसिप्लिन अच्छा है होना चाहिए। उसके बाद में फोर्थ जो उन्होंने बताया यूनिटी ऑफ कमांड, और उसके बाद में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जो है डिस्क्राइब कर देना था। अब 13वां क्वेश्चन जो बात करें, वाई कोऑर्डिनेशन इज़ कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन को एसेंस क्यों कहा जाता है? तो कोऑर्डिनेशन नो डाउट इट इज़ इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑल द मैनेजियल फंक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल सही बात है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के बिना तो कोई भी मैनेजमेंट फंक्शन कंप्लीट ही नहीं हो सकता। इसमें जो हेनरी फ्योल और आरसी डेविस और एलन ने जो जो बातें बताई थी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको समझा देना है, या उनका नाम लिख देंगे तो भी चल जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना था। जैसे जैसे क्वेश्चन बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के आंसर बड़े होंगे, क्योंकि उनके नंबर भी जो है बड़े बड़े हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका इसमें 5 नंबर का है, इसीलिए इसको थोड़ा बड़ा किया गया है। तो इसका ABC पार्ट किया गया है, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और यहाँ से लेके आगे D और E भी कंप्लीट है। इसमें जो सारे पार्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और पार्ट में आया था एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो टेक्निक्स है उनको करना था। तो इसमें आ जाएगा साइंटिफिक टास्क सेटिंग और वर्क स्टडी आ जाएगा, ये रहा वर्क स्टडी। और इसके जो आप वर्क स्टडी में जो टेक्निक्स आ जाएंगे उसमें फटीग स्टडी और मेथड स्टडी जो है उसको लेना पड़ेगा, मोशन स्टडी है उसके बारे में भी बताना पड़ेगा, और टाइम स्टडी है उसके बारे में बताना पड़ेगा। इसके बाद में जो थर्ड है, ये तो सब पार्ट थे, और थर्ड जो है मेंटल रिवोल्यूशन जो है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं टेलर के अकॉर्डिंग। उसके बाद में फोर्थ जो है फंक्शन फोरमैनशिप जो है इसको भी आपको लिखना है और डिस्क्राइब करना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 150 से 200 शब्द हो जाएंगे इसमें। और पांचवा जो है आपको डिफरेंशियल वेज सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर देना है। 14th क्वेश्चन पूछा है हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ अफेक्टेड बिजनेस इन इंडिया, इसको एक्सप्लेन करना है। तो जैसे जैसे देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है तो उसने कैसे कैसे इफ़ेक्ट किया है, तो इसमें पॉइंट्स बना के क्या क्या चीज़ें उसने इफ़ेक्ट की हैं। तो इंक्रीजिंग कंपटीशन, ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबलाइजेशन से कंपटीशन को इंक्रीमेंट मिलता है, वो बढ़ता है। बी है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, और रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज एनवायरनमेंट हो जाता है। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी आराम से हो जाती है। नेसेसिटी फॉर चेंज जो है वो भी डिमांड में आ जाता है। और ट्रीट फ्रॉम MNC जो वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इन सभी को आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में 15वां जो क्वेश्चन आया था इसमें पूछा गया था डिस्टिंग्विश बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर को अलग अलग कॉलम में लिख करके बेसिक फॉर्मेशन और अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ मैनर्स, स्पेशलाइजेशन और सूटेबिलिटी, इसके हिसाब से आपको जो है अलग अलग इनको बता देना था कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। चाहे तो आप बेसिक्स ना भी लिखें तो भी चलेगा, लेकिन बेसिक्स लिखने से मार्क्स नहीं कटते हैं। तो यहाँ पे आपके टेबल में सारे डिफरेंसेस बता रखा है, कभी भी डिफरेंस टेबल बना के ही बताएं, बहुत बेटर रहता है। 16वां क्वेश्चन है स्टेट 5 डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो डिसएडवांटेज क्या होता है इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट का? इसमें डिस्करेज न्यूज़ आइडिया जो हो जाते हैं, जो हम सोचते हैं कि नया कुछ आइडिया से डेवलप करेंगे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। लेक ऑफ सूटेबल एम्प्लॉई, यानी कि अगर वो इंटरनल सोर्सेज से कोई हमारा जानकारी में बंदा आ जाता है तो हो सकता है वो उतना काबिल ना हो, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। मैनेजमेंट बायस जो हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट को बाईपास कर दिया जाता है, इसमें भी दिक्कत हो जाती है। जो फ्रीडम है उनके हाथ में सिलेक्शन का वो भी ख़त्म हो जाता है। लेक ऑफ इनोवेशन डेवलप हो जाता है, और जनरली मिडिल लेवल जो मैनेजर हैं उनको भी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स है। इसके बाद में 17th जो क्वेश्चन है स्टेट 5 फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो कोई भी 5 फंक्शंस जो आपको पता हो उनको लिखना था, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आप बोल सकते हैं रेडी मार्केट एंड लिक्विडिटी, ये पहला पॉइंट है, इसको डिस्क्राइब कर देना था। दूसरा है एवोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज़, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना था। सभी के बारे में 3 से 4 लाइनें लिख देंगे तो भी आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, और फोर्थ है आपका कैपिटल फॉर्मेशन,
और फिफ्थ है रेगुलेशन ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर, ठीक है। और छठा है इकोनॉमिक बैरोमीटर। और जो सातवां जो है उसमें आ जाएगा आपका इनकरेजेस इंडस्ट्रियलाइजेशन। आठवां है हेल्प्स गवर्नमेंट इन द पॉलिसी ऑफ फॉर्मुलेशन। तो इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना था। 18वां जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पब्लिसिटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। तो दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट में आपको बताना है, तो मीनिंग में आप डिफरेंस बता सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, द एक्टिविटी ऑफ जनरेटिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कमर्शियलाइज देम इज़ नॉन एज एडवर्टाइजिंग। उनको कमर्शियल यानी कि जो आप इन टर्म्स ऑफ मनी के लिए जो चीज़ें हम करते हैं वो एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। और जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं अबाउट एंटाइटिटी प्रोडक्ट ऑन इंडिविजुअल और कंपनीज मेक टू पॉपुलर बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट है, जो हम कमर्शियली उसके पैसे कमाने के लिए करते हैं, और पब्लिसिटी हम उसको पॉपुलर करने के लिए करते हैं। इस तरह से आप अलग अलग डिफरेंस बता सकते हैं टेबल बना के। और ऑप्शन में आया था आपका एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो इसके फंक्शंस जितने भी हैं वो एक्सप्लेन कर देने थे, जिसमें मार्केटिंग रिसर्च आ जाता है, मार्केटिंग प्लानिंग आ जाता है। नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट लिख सकते हैं मार्केट प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, बाइंग एंड असेंबलिंग है। ये सभी चीज़ें पॉइंट्स जो हैं आपको इनमें लिखनी होती है। ई है पैकेजिंग एंड लेबलिंग है, और एफ जो है ब्रांडिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छूटना नहीं चाहिए, तो ये भी आपको लिखना पड़ता है। 19वां जो क्वेश्चन है 8 नंबर का है, इसमें क्या है, what do you mean by delegations of authority, what are its element, why delegation of authority is considered essential in management। तो सबसे पहले आपको what do you mean by delegation of authority के बारे में पूरा समझाना है। उसके बाद में ये पूछा गया है what are its element, तो इसके एलिमेंट्स अलग से लिखने हैं। और why delegation of authority considered एसेंशियल इन मैनेजमेंट, तो वो भी आपको बताना है, तो हमने यहाँ पे बता दिया है। ये है आपका एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसमें आ जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों जो है इनके बारे में आपको समझा देना है, जो कि इसके एलिमेंट्स हैं। और इसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन मैनेजमेंट, तो उसमें क्या क्या हो जाता है, तो रिड्यूस जो वर्कलोड है ऑफ मैनेजर का ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। और बी ऑप्शन में आप लिख सकते हैं इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का इफ़ेक्टनेस जो है वो बढ़ जाती है, मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है। और उसके बाद में सी कर सकते हैं मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो मोटिवेट करना भी उनका ज़रूरी है, जो इसी के अंडर आता है। और डी है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, इसमें डेवलपमेंट भी हो जाता है, जिसमें मेंटली, फिजिकली एंड वर्क एथिक्स के हिसाब से भी डेवलपमेंट इनका हो जाता है। और लास्ट पॉइंट देख सकते हैं रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स, तो यहाँ पे वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके आंसर्स देने थे। और ऑप्शन में जो आया था व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और इसके बाद में स्टेट 4 पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो इसके पहले तो आपको स्टेप्स बताने हैं, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग कौन कौन से होते हैं। तो ए है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, बी है आपका ग्रुपिंग जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, इसको डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद में आपका जो सी हो जाएगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है। इसके बाद में आप नेक्स्ट जो सी के बाद जो डी है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़। तो ये तो आपके स्टेप्स हो गए। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, तो यहाँ पर आप इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी देख सकते हैं, जिसमें आपका एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट आ जाएगा, फैसिलिटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, और सी है फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन जो है उसको भी अकाउंटिंग में लिया जाएगा। तो तीनों पॉइंट को आपको लिख देना था। इसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रेनिंग, एक्सप्लेन एनी 6 ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट ट्रेनिंग तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग के बारे में आपको बताना है ट्रेनिंग क्या है। उसके बाद मेथड्स ऑफ जॉब ट्रेनिंग जो है उसको कैसे कंसीडर किया जाता है। तो उसमें कॉन्फ्रेंसेस है, क्लासरूम या लेक्चर्स के थ्रू हो सकता है। और वेस्टिब्यूल स्कूल जो है ये भी एक फॉर्मूलेशन होता है, या फिर ये टेक्निक होती है, इसका कोडिंग भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में फ़िल्म जो है उस टाइप के जो हैं उनके फिल्म्स जो हैं शो कर सकते हैं, जो उस मेथड को दर्शाती हो। केस स्टडी के बारे में भी आप वहाँ पे
लिख सकते हैं और कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू भी समझा सकते हैं, और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनके अंडर भी आप इसको फुलफ़िल कर सकते हैं। और ऑप्शन में जो इसी का पार्ट है उसमें आया था, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। दोनों चीज़ें अलग अलग है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में, ठीक है। तो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की बात करें तो यहाँ पे ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल जो है उसके लिए ज़रूरी है, दूसरा है हायर परफॉर्मेंस के लिए, तीसरा है कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए, और फोर्थ है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। इसके बाद में आप लिख सकते हैं इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, उसके लिए भी ये ज़रूरी है, जिनको आप देख रहे हैं यहाँ पढ़ सकते हैं। अब इसके डिफरेंस जब लिखने थे तो मैंने बताया हमेशा डिफरेंस जो आपको टेबल बना के ही लिखना है। तो एक तरफ लिख देंगे रिक्रूटमेंट और एक तरफ लिख देंगे सिलेक्शन। तो प्रोसेस ऑफ सर्चिंग और मोटिवेटिंग एंड मोटिवेटिंग कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर जॉब, ये हो गया रिक्रूटमेंट। और जो है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इन विच जो है रिजेक्ट्स द अनसुटेबल कैंडिडेट्स एंड चूज अ सुटेबल कैंडिडेट्स, तो ये हो गया सिलेक्शन। जब चूज़ कर लेते हैं तो उसको सिलेक्शन, ऑफ़र करते हैं तो उसका रिक्रूटमेंट। इसी के बाद में पर्पज़ के बेसिस पे आप इसको डिफरेंस कर सकते हैं, स्कोप के बेसिस पे भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोसेस के हिसाब से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्राइटेरिया के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं बेसिक्स इनके हिसाब से। 21वां जो है, डिस्कस 4 इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्कशन ऑफ ए कंपनी। तो इसके जो है 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप आराम से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर टू बी कंसीडर बिफोर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल फैक्टर जो है पहले आप लिख लेंगे, कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंट्रोल और कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स, इन सभी को आपको देखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम आएंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टॉक मार्केट कंडीशन, जो बाहर हमारे कंपनी से बाहर जा रहे हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फ्लेक्सिबिलिटी, और टैक्स रेट जो है वो भी इंक्लूड होता है इसके अंडर। तो इसके अंडर आपको ये सभी चीज़ें लिखनी होती हैं। और ऑप्शन में जो आया था, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन, एक्सप्लेन 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन ऑफ ए कंपनी। जो 6 फैक्टर उसके बारे में बताना है, पहले एस्पेक्ट बताने हैं। तो पहले डिविडेंड डिसीजन के बारे में बता दे, तो फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन उसके बारे में हम यहाँ पे जो है इसके, ये देखिए ऐसे वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, जिसमें आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, फर्म्स की लिक्विडिटी पोजीशन आ जाती है, रीपेमेंट नीड आ जाती है। अगर मैं इन सभी को पढ़ने लगूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप आराम से खुद पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आसानी से आ जाएगा। फोर्थ है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो है इसको शामिल कर लेना है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग को। और छठा जो है एसेस टू द कैपिटल मार्केट, ये आसानी से होना चाहिए। और इसके बाद में आ जाइए, व्हाट इज़ सेबी। सेबी का जो है पूरा आपको जो है बता सकते हैं फुल फॉर्म, जो कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में पूछा गया है, व्हाट इज़ सेबी, और डिस्कस इट्स फंक्शन। तो इसके फंक्शंस जो आपको बताने हैं, तो देखिए चलिए हम देखते हैं इसके सेबी के फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो सेबी के फंक्शंस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शंस होती हैं, डेवलपमेंट फंक्शंस होती हैं, और रेगुलेटिव जो है रेगुलेटरी फंक्शंस भी होती हैं। तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस के बारे में आपको जो है उन पॉइंट्स के बारे में बता देना है जो इसके अंडर में आती हैं, जिसमें इसमें अब आपका 3-4 है, उनको आपको डिस्क्राइब कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। सारी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको कम से कम 4 फंक्शंस तो पता होनी चाहिए, 4 से 5 फंक्शंस आप लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा भी लिख देंगे तो बेटर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो ज़्यादा है। और इसमें जो है और ऑप्शन में आता है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। तो यहाँ पर आपको जब भी डिफरेंस बताना है तो इस तरह से टेबल बना के ही बताना है। जैसा कि मैंने बताया, पीरियड, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, लिक्विडिटी, सेफ्टी और रेगुलेशन, 7 टॉपिक्स के बीच बेसिस पे हम इसके डिफरेंसेस बता सकते हैं। चाहे तो आप बेसिस लिखें या ना लिखें, लेकिन डिफरेंस बनाने के लिए हमेशा टेबल ज़रूर बनाएं। उसके बाद में जो है फीचर्स ऑफ मनी मार्केट जो है, ये भी आप बता सकते हैं इसमें। तो ये रहा, देखिए मनी मार्केट के फीचर्स जो हैं।
तो फ्लो ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स जो कि 2020 के अकॉर्डिंग है। नो फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन, उसके बाद में पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको भी आपको इंक्लूड कर लेना है। इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको भी इंक्लूड कर देना है। सब मार्केट और कंपोनेंट्स जो हैं इनको भी इंक्लूड करके आप इसमें बता सकते हैं। एफ़ ले सकते हैं रीजनेबल एक्सेस जो है उसको। और लास्ट जो है आपका पॉइंट वो सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें थी जो आपकी इस पेपर में लिखनी थी। तो आशा करता हूँ पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, जो सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं। इसका क्वेश्चन पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं, हम आपको वो लिंक सेंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।